गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में। आज है 12 अक्टूबर 2023। तो चलिए अपने करंट अफेयर्स के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा कोटेशन आपके लिए है। पर्सन्स ट्रू स्ट्रेंथ विल बी नोन इन हिज रिवाइवल नॉट इन हिज सर्वाइवल। हम सभी को लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और हम जैसे तैसे उसे मैनेज भी कर लेते हैं, लेकिन क्या मैनेज कर लेना इनफ है? नहीं, आपको वापस से बाउंस बैक करना होगा, बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ आप पहले काम कर रहे थे, और वो माना जाएगा आपका रिवाइवल। जस्ट बिकॉज आपने उस प्रॉब्लम को जैसे तैसे मैनेज कर लिया, ये आपकी पूरी स्ट्रेंथ को पोर्ट्रे नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करिए और बाउंस बैक करिए, यही आपकी पूरी स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करेगा। आज हमें कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइंस में क्या छापा है। यहां पर देखिए, द हिंदू में राजस्थान के इलेक्शंस के बारे में है। ये तो हमारे काम का आर्टिकल नहीं है, लेकिन यहां पर यह आर्टिकल ऑपरेशन अजय के बारे में है। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे लोग यहां पर इजराइल में फंसे हुए हैं। इजराइल में फंसे होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि एयर इंडिया ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, और एयर इंडिया ने जब अपनी फ्लाइट्स को सस्पेंड किया उसके बाद से लोग वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से स्टक कर गए हैं। अब ध्यान दो, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा इस बात को लेकर कंसर्न रहती है कि जो भी इंडियंस किसी भी लोकेशन पे फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से निकाला जाए। नाउ फर्दर, इसके अलावा एक और ऑपरेशन चलाया गया था थोड़े टाइम पहले, एंड दैट वाज ऑपरेशन कावेरी। व्हाट वाज दैट? दैट वाज ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी जो भी इंडियन सिटीजन सूडान में फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए चलाया गया था। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, तो रशिया और यूक्रेन के वॉर में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। दो ऑपरेशंस तो आपके सामने बिल्कुल सिंपली यहाँ पर गिवन है, और एक ऑपरेशन तो बिल्कुल सीधा सा है जिसमें ऑपरेशन अजय अभी चलाया गया है, और इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ फॉर इजराइल। एक और ऑपरेशन यहीं पर दिया गया है, ऑपरेशन कावेरी, एंड दैट इज़ फॉर सूडान। अब तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा हुआ है कि जब हमने यूक्रेन से लोगों को निकाला तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बिल्कुल सेम न्यूज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी ऑपरेशन अजय के बारे में, ताकि हम इजराइल से लोगों को निकाल सकें। यहाँ पर एक न्यूज़ और है, जयशंकर जी की मुलाकात हुई है कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर से। निज्जर की किलिंग के मामले में ही ये पूरी बातचीत है। हालांकि ऑफिशियली इसमें कुछ कहा नहीं गया है, बट इससे पता चलता है कि डिप्लोमेटिक बातचीत थोड़ी बहुत तो चल ही रही है। तो न्यूज़ मोरलेस आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में सेम ही रहती है। यहाँ पर जो हमारा पहला आर्टिकल है वो मेरा युवा भारत इनिशिएटिव के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे बिल्ड करने का प्लान किया है। क्या काम करेगा ये? नाम से एकदम साफ साफ पता चल रहा है। इंडिया में ये जो यंगस्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट का काम ये मेरा युवा भारत करेगा। एट द सेम टाइम जो मेरा युवा भारत है वो एक ओवर आर्किंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा। ओवर आर्किंग का मतलब होता है बहुत ही ब्रॉड इंस्टीट्यूशन की तरह ये वर्क करना शुरू करेगा। इसमें काम क्या होगा? काम ये होगा कि जो यंगस्टर्स हैं उनके मन में एक सेंस ऑफ ड्यूटी को जनरेट किया जाए। सेंस ऑफ ड्यूटी ना केवल उन यंगस्टर्स के मन में जो इंडिया में रह रहे हैं, बल्कि वो लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं उनके मन में भी ये ड्यूटी का भाव पैदा करना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप हो यंगस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे कौन होगा यंगस्टर्स? ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है, उन्हें यंगस्टर्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। इसका एक स्पेसिफिक कंपोनेंट भी हो सकता है जो एडोलेसेंट्स को टारगेट करे, यानी कि 10 से 19 साल के बच्चों को टारगेट करने का काम भी किया जाएगा, और उनके भीतर भी जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का इंडिकेशन है या फिर एलिमेंट है उसे इनकलकेट किया जाएगा। नाउ अब देखो कि मेरा युवा भारत इनिशिएटिव में करेंगे क्या। सबसे पहले तो जो यूथ हैं यानी कि यंगस्टर्स हैं उनके विद इन लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ये है कि जो लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश की जाएगी उसमें ये होगा कि वो जो आइसोलेटेड इंटरेक्शन में रहते हैं वो थोड़ा सा प्रोग्रामेटिक स्किल्स के थ्रू एक कोशिश की जाए कि वापस में इंटरेक्ट करें, उनके अंदर एक भाव आए कि वो भी कोई इनिशिएटिव खुद से ले सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि वो सोशल इनोवेटर बने और अपनी कम्युनिटी के लीडर बने। अब मुझे लगता नहीं है कि अब यंगस्टर्स को आपको कम्युनिटी का लीडर बनाना पड़ेगा, वो तो वैसे अपनी कम्युनिटी के नेता बने फिरते हैं, तो फिर क्या उनको लीडर बनाओगे आप? बट ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्हें कम्युनिटी लीडर के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। वो एक्टिव ड्राइवर्स बने, ना कि पैसिव रिसिपिएंट। अब देखो यहाँ पे ड्राइवर वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, ठीक है,
फंडामेंटल ये है कि सोशल डेवलपमेंट में वो लोग ड्राइवर बने, मतलब चीज़ों को आगे लेकर जाएं। बेटर अलाइनमेंट करने की कोशिश की जाएगी यंगस्टर्स के एस्पायरेशंस में और कम्युनिटी की नीड में। अब देखो, कम्युनिटी की नीड और यंगस्टर्स के एस्पायरेशन में बड़ा अंतर होता है। जो यंगस्टर्स की एस्पायरेशंस होती है ना, वो कम्युनिटी को फूटी आंख नहीं सुहाती, लेकिन फिर भी एक सिनर्जी होनी चाहिए ना कि यंगस्टर्स जो चाहते हैं कम्युनिटी की नीड के हिसाब से वो मैच करें, ये नहीं कि दोनों अलग अलग जा रहे हैं। तो एक सिनर्जी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इफ़िशियंसी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स में वन स्टॉप शॉप होगा यंगस्टर्स के लिए, मिनिस्टर्स के लिए। सेंट्रलाइज यूथ डेटाबेस तैयार किया जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, और एक फिजिकल इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो ये कई सारे काम किए जाएंगे मेरा युवा भारत इनिशिएटिव के विदिन। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज अबाउट नो एस्केप रैंसमवेयर। देखो, रैंसमवेयर ना कोई भी ऐसा मालवेयर होता है जो आपके डिवाइस में जब आ जाता है तो उसके बदले में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, और अगर आप पैसे ना दे पाओ तो फिर आपका डेटा जो चोरी हुआ है उसे लीक कर दिया जाता है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-IN ने अभी एक अलर्ट जारी किया है नो एस्केप रैंसमवेयर के लिए। एक्चुअली में इसके पहले एक ग्रुप हुआ करता था, एवाडॉन नाम के, वो मालवेयर्स या फिर रैंसमवेयर्स फैलाया करता था। एवाडॉन उनका नाम भी था। खबर तो ये आई थी कि 2021 के बाद से इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी डाउट ये है कि ये ग्रुप जो एवाडॉन नाम से पहले रैंसमवेयर कलेक्ट किया करता था लोगों के डिवाइस को हैक करके, उसने ही एक नया रैंसमवेयर डेवलप किया है नो एस्केप नाम से। तो ये पुराना ग्रुप है, नए एक रैंसमवेयर मालवेयर के साथ आया हुआ है और ये लोगों को बड़ा परेशान कर रहे हैं। रैंसमवेयर में करते क्या है ना ये लोग कि ये आपके डिवाइस के ऊपर हमला करेंगे और उसके बाद जो आपका डेटा है उसको लॉक कर देंगे आपके सिस्टम के विदिन ही। आपका डेटा, आपकी फाइल, आपके पूरे डिवाइस का सिस्टम काम करना बंद कर देगा और आप अपना खुद का डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब वहाँ पर सिंपली आपको एक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज में लिखा रहेगा योर नेटवर्क हैज़ बीन हैक्ड। इसके बाद आपको बगल में एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा पब्लिक ना हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक पेज पर लेकर जाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि देखो इतने पैसे पे कर दो तो हम आपके डिवाइस को ओके कर देंगे, और नहीं तो फिर आपका पूरा डेटा पब्लिक कर देंगे। तो जो एवाडॉन रैंसमवेयर गैंग है ना, ये फिशिंग कैंपेन्स चलाते हैं जहाँ पे वो कॉर्पोरेट्स वालों को फंसाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है कंपनी का डेटा। अब फिशिंग कैंपेन में देखो क्या होता है, मछली के लिए आप दाना डालते हो फिर मछली फंसा लेते हो, बिल्कुल वैसे ही ना ये लोग कुछ कुछ आपके सामने मेल भेज देंगे, कोई HR मेल भेज दिया, कोई एडवर्टीजमेंट भेज देंगे, कुछ ऐसा जो बहुत अट्रैक्टिव हो, और आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो नो एस्केप और एवाडॉन जो रैंसमवेयर है ये लगभग एक जैसे ही हैं, बहुत थोड़ा सा चेंज है, और इसी से लग भी रहा है कि ये एवाडॉन ग्रुप वाले ही हैं जो ये सारी खुराफातें कर रहे हैं ना। जो नो एस्केप रैंसमवेयर है ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं, एक्सटॉर्शन अटैक्स करते हैं। आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, फिर पैसा मांगेंगे, अब पैसा दो नहीं तो फिर जाओ। ये जो अटैक है ना, ये डेटा चुराते हैं और फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं। जो स्टोलन डेटा है, अगर पैसा नहीं दिया गया तो फिर वो उसको स्प्रेड कर देते हैं, और जो पैसा है ना वो कुछ 1000 से लेके 10,000 मिलियन डॉलर तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसा डेटा चुराया है और कैसा उनके हाथ लगा है। तो जो नो एस्केप रैंसमवेयर है उसमें वो कई बार आपका जो विंडो है उसको शट डाउन कर देंगे, लोकल विंडो बैकअप पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पैसा देना ही एक ऑप्शन बचता है। तो अच्छा तो ये होता है कि हम किसी भी नए फिशिंग के चपेट में ना आए, किसी नए ईमेल को जब तक कि वो नोन ना हो ओपन ना करें, यही एक तरीका होता है बचने का। CERT-IN की बात करता हूँ मैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के विदिन काम करता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंडिया के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना। ये नोडल एजेंसी है जो साइबर थ्रेट्स जैसे कि हैकिंग और फिशिंग को रोकने का काम करती है। ये कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी साइबर इंसिडेंट हुआ है या फिर हो रहा है, ये अवेयर कर देते, देखो बेटा ये वाली दिक्कत चल रही है, अभी ध्यान से रहना, नहीं तो फिर जाओगे फिर पैसा देना। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ये 2004 से ही काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इफेक्टिव भी है, काफ़ी बढ़िया काम ये लोग करते भी हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया के हाई डेट के बारे में है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो कर्ज है जो देश ने लिया हुआ है ये लगभग उतना ही है जितना कि चाइना का है। लेकिन क्या ये चिंता की बात है? देखो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है।
बिकॉज देखो कर्ज लेना इतना भी बुरा नहीं होता जब तक कि आपके पास पेइंग कैपेबिलिटी ना हो। पेइंग कैपेबिलिटी हो नहीं है तब तो बेकार है ना, फिर तो कर्जा लेके फंसी जाओगे आप। तो देखो आपने ज़्यादातर बिजनेसमैन को देखा होगा, उनके सिर के ऊपर कर्जा रहेगा। वो उस पैसे को लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। तो इन जनरल कर्जे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिवन दैट कि आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी इतनी हो कि आप उसको पे कर सकते हो। तो आईएमएफ ने ये बोला कि देखो इंडिया का और चाइना का जो कर्जा है वो मोरलेस एक जैसा है, लेकिन इंडिया का जो कर्ज है ना वो कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि इंडिया अपना कर्ज पे कर लेगा और भी कई सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे इंडिया का जो करेंट डेट है वो हमारी जीडीपी का 81.9% है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा सपोज करो कि जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन का है, तो हमने $2.5 ट्रिलियन का इन जनरल मान लो लोन ले रखा है। अब ये जो है वो एक मैं रफ आइडिया बता रहा हूँ कि जो हमारी जीडीपी है उससे थोड़ा कम हमने लोन ले रखा है। पेंडेमिक के पहले एक्चुअली हमारा लोन थोड़ा सा कम था, वो अराउंड 75% हमारी जीडीपी का था, लेकिन जब पेंडेमिक आया ना तो फिर देखो इकॉनमी को बहुत नुकसान हुआ था, आप सभी लोग जानते हो। तो उस इकॉनमी को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए हमको और पैसा उधार लेना पड़ा, और जो पैसा हमने उधार लिया अब थोड़ा थोड़ा बढ़ ही गया है। हमें 8.8% का डेफिसिट भी देखने को मिला है 2023 में, और ये इस वजह से है बिकॉज हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना जीडीपी का ना ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कितना? हमारी जीडीपी का 5.4% तो हमको ब्याज में ही देना पड़ जाता है। इंडिया का डेट 2028 तक थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 83% से ये 80% या 80.4% तक आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा तो 50% पे आ जाएगा, इतना थोड़ी कम होता है। बढ़ना घटना बहुत स्लाइट होता है, बहुत बड़ी इकॉनमी है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब इंडिया का डेट हमारी जीडीपी का है भले से यू कैन से कि 83%, बट नॉट अ कंसर्निंग इशू, क्योंकि हमारी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम लोग उधार उधार चुका लेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है। देखो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, इसीलिए जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि इंडिया ने जो उधार वगैरह लिया हुआ है उसकी मैच्योरिटीज़ बहुत लंबी हैं। जैसे जो हम लोग उधार लेते हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह से, 30-30 साल का उधार होता है वो, कि हम आपका पैसा 30 साल में चुका देंगे। अब इतना लंबा लंबा अगर आप उधार लोगे ना तो अभी ऐसा थोड़ी है कि कल हमको पे करना है, देंगे धीमे धीमे, तब तक हमारी इकॉनमी और स्ट्रांग ही होगी। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इंडिया के डेट का है वो हमने खुद ही इंडिया के मार्केट से ले रखा है। दो तरीके से होता है, जैसे अराउंड आप देखो तो 550 बिलियन जो डॉलर है ना वो हम लोगों ने फॉरेन मार्केट से उठाया हुआ है, मतलब दूसरे देश से कर्जा लेने में एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि दूसरे देश से कर्जा लोगे तो किस करेंसी में लोगे? डॉलर में लोगे। अब वो रुपए में तो देगा नहीं, तो डॉलर्स में जब आप लेते हो और इंटरनेशनल मार्केट में अगर डॉलर का दाम फ्लक्चुएट कर गया तो आपका कर्जा भी फ्लक्चुएट कर जाता है। अगर आपकी करेंसी थोड़ी सी डाउन कर गई ना तो ये आपका जो 83% का अमाउंट है ये अपने आप ही 85% हो जाएगा, जबकि आपने कुछ नहीं किया, आपका कर्जा तो वही है। ये क्यों होगा? क्योंकि डॉलर की करेंसी में फ्लक्चुएशन आ गया और आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो कर्जा है उसमें मेजरली हमारा खुद का डोमेस्टिक मार्केट से लिया गया कर्जा है, जो कि हमारी खुद की करेंसी में है। तो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से हमें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ, कुछ इंडिया के राज्य हैं जो थोड़े क्रांतिकारी हैं, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर्जा ले रखा है, अब उससे थोड़ा रिस्क बनता है। बाकी तो ठीक है, ठीक ही ठाक चल रहा है, कोई समस्या वाली ऐसी सच बात है नहीं। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि आपके जीडीपी के रेशियो में आपका टोटल कर्ज कितना है। तो इसको कंपेयर करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसी कंट्री का जो डेट है वो कितना वायबल है, कितना नहीं है। अब देखो ऐसे तो कोई बोल देगा कि इंडिया का कर्जा भी चलो 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है और अमेरिका का कर्जा 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है, तो दोनों बराबर है। अरे ऐसे कैसे? यहाँ पर कंपैरिजन करोगे, अब जो समझो कि सपोज करो कि जो चाइना की इकॉनमी है वो 12 ट्रिलियन डॉलर की है और इंडिया की इकॉनमी 2.85 ट्रिलियन डॉलर की है। अब हम बोलेंगे कि हमने 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ले रखा है और क्या कहते हैं चाइना ने सपोज करो कि 10 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा ले रखा है। हम बोलेंगे चाइना का कर्जा हमसे तो 4 गुना ज़्यादा है। अरे 4 गुना ज़्यादा नहीं है भाई, उसकी इकॉनमी का साइज भी तो देखो ना, वो दोनों देखोगे ना तो दोनों का बराबर ही दिखेगा। तो इसीलिए कंपैरिजन करने के लिए हम डेट टू जीडीपी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम रफ अमाउंट देखें। अच्छा आइडिया लग जाता है वैसे इससे, और आप लोगों ने समझ भी लिया। देखो हमारा जो अगला आर्टिकल है वो हरिकेन लिडिया के बारे में है। हरिकेन लिडिया को अभी एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी में डाल दिया गया है और ये कैटेगरी 4 का स्टॉर्म अभी काउंट किया जा रहा है, जहां पे जो हवा है वो 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है मैक्सिको के पैसिफिक कोस्ट पे, और कई सारे लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ा है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि हाँ, ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है अभी मैक्सिको की लोकेशन में। हरिकेन्स इनॉर्मस स्टॉर्म्स होते हैं जो कि
74 माइल्स पर आवर की मिनिमम स्पीड्स के साथ रोटेट करते हुए आते हैं, जिसमें बहुत तूफान आता है, खूब बारिश होती है और कई बार तो घर वगैरह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंफ्रा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो रोटेटिंग विंड होता है ना, ये वार्म वाटर्स की वजह से घूमना शुरू करता है ट्रॉपिकल एरियाज में और एक टेरिफाइंग फोर्स की तरह काम करता है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं या फिर हरिकेन्स होते हैं, वो समंदर का जो वाटर सरफेस होता है उसकी वार्मनेस, उसकी गर्मी और जो मॉइस्ट एयर होती है उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि वार्म इक्वेटोरियल वाटर पे फ्रेम होते हैं समटाइम्स। और जो उनका फॉर्मेशन होता है उसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सेंटर में एक आई होती है। इसके बनने का जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल सिंपली कैसे होता है, देखो होता क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पे जो समंदर है ये गर्म हो गया, तो जब समंदर गर्म हो जाएगा तो उसके कांटेक्ट में जो भी हवा आएगी हाई टेम्परेचर की वजह से, वो हवा हल्की हो जाएगी और जब वो हवा हल्की होगी तो वो आसमान में ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन जब वो ऊपर की ओर जाएगी तो आसपास से जो हवा है वो उस जगह को फिल करने के लिए आएगी, और जब आसपास से हवा उस जगह को फिल करने के लिए आएगी तो वो अगेन यहाँ पे आके गर्म हो जाएगी और गर्म होकर वो वापस से ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पर एक एरिया बन जाता है लो प्रेशर का, जो कि वैक्यूम की तरह क्रिएट हो जाता है। मतलब वहां पर एक आई बन जाती है जहां पर हवा टिक नहीं पाती और ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठेगी तो थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब हवा ऊपर उठती है तो हमारे अर्थ की कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आ जाती है, और जब वो कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में आती है तो वहां पर एक स्वर्लिंग क्रिएट हो जाती है, मतलब वो रोटेट करने लग जाता है। जैसे यहाँ पर वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब इनका जो रोटेशन है वो इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। तो जो इनकी स्वर्लिंग होती है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होती है, मतलब हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी और रोटेशन की वजह ग्रेविटेशन की वजह से घूमना शुरू कर देगी, और इस तरीके से एक पूरा साइक्लोन यहाँ पर फ्रेम हो जाएगा। बीच में एक आई होती है जो एक ऐसा एरिया होता है जो लो प्रेशर का होता है, और जब तक यहाँ पर हीट मेंटेन रहेगी, मतलब जब तक ये एरिया गर्म रहेगा, मॉइस्ट एयर बनी रहेगी और हीट मेंटेन रहेगी, तब तक वहां हवा आती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी और ये जो पूरा साइक्लोन है ये रोटेट करता रहेगा। तो यहां पर जो समंदर की गर्मी है, वार्मनेस है पानी का, वो इसको फ्यूल करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। तो यहां पे देखो जो वार्म और मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की ओर उठेगा और एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। वही बात जो मैंने आपको बताई है, और सेंटर में एक आई फॉर्म हो जाएगा। हवा ऊपर उठेगी, क्लाउड्स तैयार होंगे, क्लाउड्स और विंड्स आपस में मिक्स होकर स्पिन करना शुरू करेंगे। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये अगर आप इक्वेटर के नॉर्थ में देखोगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि अगर आप इसके साउथ में देखोगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन। तो इस तरीके से ये पूरे हरिकेन्स बनते हैं। हालांकि नाम इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये लोग चाइना सी में और पैसिफिक ओशन में इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं। वेस्ट इंडियन आइलैंड में जैसे कि कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन में यही लोग इसे ही हरिकेन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के रीजन में इसे विली विलीज बोलते हैं। और हम लोग देखो इतनी नाटक नौटंकी नहीं करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम है तो हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। हाँ, ये फैसनी नाम रखने से क्या मतलब है? तो इंडियन ओशन रीजन में हम लोग चुपचाप इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बुलाते हैं, हमें कोई फैसनी नाम देने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे खुद की एरिया में। चलो, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो नासा के शाइक मेटल एस्ट्रॉइड मिशन के बारे में है। स्पेसएक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो नासा का मिशन लॉन्च करने वाली है आज। ये लोग लॉन्च करेंगे इसे जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहां से, फ्लोरिडा से। और फाल्कन हैवी रॉकेट है, बड़ा फेमस है स्पेसएक्स का, उसी से ये लोग पूरा मिशन लॉन्च करने वाले हैं। नासा का जो मिशन है वो जाएगा साइक नाम के एक एस्टेरॉइड के ऊपर। और ये जो एस्ट्रॉइड है ना बच्चे, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में है, इसका क्या मतलब है? मार्स और जुपिटर के बीच में कई सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। देखिए, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में ना खूब सारे एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं। यहीं पर ये साइक नाम का एक एस्ट्रॉइड भी लोकेटेड है। और ये जो साइक नाम का एस्ट्रॉइड है, वैसे तो देखो जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उसमें पत्थर होता है, आइस होता है, बर्फ होता है, लेकिन इसमें खूब सारे मेटल्स हैं। तो हम लोग बड़ा इंटरेस्टेड हैं कि इसको स्टडी करें। आज हम लोग जब इसको छोड़ेंगे तो उम्मीद ये है कि जुलाई 2029 में साइक की ग्रेविटी में ये जो मिशन है ये पहुंच जाएगा और वो उसको अपनी ग्रेविटी में खींच लेगा। और उसके बाद ये मिशन 2 सालों तक इस साइक पे रहेगा, स्टडी करेगा उसके सरफेस को। दो मिशन है और एस्ट्रॉइड है, दोनों का नाम साइक ही है। नासा ने 2017 में इस एस्ट्रॉइड को चुना था अपने मिशन के लिए, और हिस्ट्री में ये 16वां एस्ट्रॉइड था, आई होप, जिसको खोजा गया। 1852 में एक एस्ट्रोनॉमर थे, इटली के थे, एनिबलेडी गैस्पेरिस उनका नाम था। उन्होंने इसको खोजा और ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ सोल का नाम होता है साइक।
और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ये बहुत दूर नहीं है, यही कुछ 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है ये, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो यहां पर देखो इसकी लोकेशन है, ये अर्थ है, आइडिया दिया जा रहा है। इसके बाद एक एस्ट्रॉइड है सीरस, दूसरा है वेस्टा और ये है साइक। आप आइडिया लगाओ कि अर्थ से ये कितना छोटा है। छोटा का मामला ये है कि इसका जो पूरा एरिया है वो 140 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी कि 200 कुछ आप किलोमीटर मान लो, यहाँ पे दिया गया है 240 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है, मतलब छोटा सा है। एक्चुअली में ये प्लैनेट बनने की कोशिश कर रहा था बट बेचारा बन नहीं पाया और आलू बन गया। आलू बन गया मतलब इसका शेप जो है ना वो आलू जैसा है। कई बार हम कुछ बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, बन नहीं पाते हैं, गड़बड़ी हो जाती है। तो वैसे ये प्लैनेट बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन प्लैनेट नहीं बन पाया और आलू के शेप का एक एस्ट्रॉइड बन गया। तो चले थे ये प्लैनेट बनने और बन गए आलू के शेप के एक एस्ट्रॉइड और इनका नाम पड़ गया साइक। अच्छी बात है, आप फ्रेंच फ्राइज बना सकते हो। खैर, ये आर्टिकल हुआ यहाँ पे। अगला आर्टिकल केआरपी डैम के बारे में है। कृष्णगिरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है केआरपी का। वहां पे डैम में एक अलर्ट आया है कि वो अपनी मैक्सिमम लेवल पे रीच कर गया है और इस डैम के पानी को रिलीज किया जा रहा है। तो हो सकता है 5 जिलों में फ्लड आ जाए। कहाँ पे? तमिलनाडु के। ये जो डैम है ये पुन्यार रिवर के ऊपर है। मैप में देखो पुन्यार रिवर की लोकेशन ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो ये है पुन्यार रिवर तमिलनाडु में और इसी रिवर के ऊपर इस डैम को क्रिएट किया गया है। यहाँ पर देखो ये कावेरी नदी है और ये पुन्यार रिवर है। तो पुन्यार रिवर के ऊपर ये डैम बनाया गया है, तमिलनाडु में पड़ता है ये। केआरपी डैम का काम 1955 में शुरू किया गया था, 57 में कंप्लीट हो गया था। जो केआरपी डैम है वो नंदी हिल में ये पुन्यार रिवर ओरिजिनेट होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यहाँ पर देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वैसे चिन्नार, मार्कंडेय, वनियार और पाम्बार। कृष्णगिरी और सथनाउर, ये 2 डैम हैं जो पुन्यार रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। तो चलो, ये तो पुन्यार रिवर और डैम की बात हो गई। 2 क्वेश्चन देता हूं, बताना कमेंट बॉक्स में इसका क्या जवाब है। वानाक्राई, पेत्या और इटर्नल ब्लू 2018 में यूपीएससी ने पूछा था कि है क्या, बताओ। एक्सोप्लैनेट है, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर अटैक्स है, मिनी सैटेलाइट है। जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना जरूर, आप लोग कई बार देते नहीं हो ना। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होते, क्या कारण है? सी सरफेस टेम्परेचर बहुत कम है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ बहुत कम अकर होता है, कोरियोलिस फोर्स बहुत कमजोर है और इस रीजन की जो लैंड है वहां पे उसकी भी एब्सेंस है। तो आप बताना कि इसका क्या कारण है जहां पे ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होते। ये 2 सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है। आपने इस सवाल का जवाब गलत दिया या सही कैसे पता चलेगा? पता ऐसा चलेगा क्योंकि ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और इस पर मैं इसका आंसर कल पोस्ट कर दूंगा जिसे आप चेक कर सकते हो। तो इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके उसे ज्वाइन कर लेना और इस सेशन की PDF भी मैं वहीं पे अपडेट कर लूंगा। तो सेशन देख लिया है तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि आप PDF डाउनलोड कर सको और रिवीजन भी कर सको। और कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं अभी अपडेट कर दूंगा। तो चलो, ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। बताइएगा ये सेशन आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा और जो क्वेश्चन पूछा है आंसर जरूर करिएगा। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।